नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 7 को कवर किया, उत्तराखंड की खनिज संपदा से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट नोट्स को देखा। आज हम परीक्षा वाणी के अध्याय 8 को यहाँ पे शुरू करेंगे। ये अध्याय उत्तराखंड की मृदा, यहाँ की कृषि, पशुपालन, सिंचाई व्यवस्था इनसे संबंधित है, प्रमुख फसलों से संबंधित है। तो इन सब टॉपिक्स को हम अगले कुछ क्लासेस में कवर करेंगे। आज के वीडियो में उत्तराखंड की मृदा से संबंधित जो आपके नोट्स हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इस सीरीज की हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको जानेंगे, फिर उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट मृदाओं को देखेंगे। सबसे पहले आपने एक परिषद है, इसको याद रखना है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इंग्लिश में इसे ICAR लिखा जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। ठीक है, जो ICAR है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यह कब बना था? 1929 में बना था। पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान सहित कृषि में जो भी रिसर्च कार्य होते हैं उन सब की यह सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। ICAR ने भारत में संपूर्ण मृदा को 8 भागों में बांटा है। ICAR ने भारत की पूरी मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? 8 वर्गों में बांटा है। ठीक है, 1986 के आसपास इसने ये पूरा वर्गीकरण किया था। इसमें जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, पीट एवं दलदली और लवणीय एवं क्षारीय मृदा शामिल है। इंडियन ज्योग्राफी वाली क्लास में जब हमने भारत की मिट्टियों के बारे में बात करी, इन सबको डिटेल में जाना। अभी सबको डिटेल में नहीं जानेंगे, केवल उत्तराखंड की मृदा के बारे में बात करेंगे। ये जो ICAR ने वर्गीकरण किया है, इनमें से उत्तराखंड में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, इसके भी कई सारे भाग हैं, कई सारे इसको वर्गीकरण किया गया है, उनको अभी हम नीचे डिटेल में कवर करेंगे। जो ये बाकी की मृदा है, इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। लाल मिट्टी की बात करें तो भारत में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी लाल मिट्टी है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है इस मिट्टी को लेकर कि इसका रंग लाल क्यों होता है? तो इसमें जो आयरन ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, उसकी वजह से यह लाल रंग की होती है। तीसरी है काली मिट्टी। सर्वाधिक मात्रा, तीसरे नंबर की जो मिट्टी है भारत की, वो काली मिट्टी है। इसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं और कपास के लिए बहुत अच्छी होती है, काली कपासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमने ज्योग्राफी की सीरीज में डिटेल में हर मृदा के बारे में, उनके क्षेत्रों के बारे में, उनमें होने वाली इंपॉर्टेंट फसलों के बारे में बात करी थी। उत्तराखंड में पाई जाती है पर्वतीय मृदा। इसको भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जिसे अब हम यहां पे कवर करेंगे। उत्तराखंड की मृदा किस प्रकार की है? तो यह है पर्वतीय मृदा। कहां से यह वर्गीकरण आया? तो हमने बेसिक को जाना कि ICAR ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा है। उनमें जो उत्तराखंड में आती है वो है पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, यह मिट्टी जो है पर्वतीय मिट्टी, यह ज्यादा परिपक्व नहीं है, यानी उतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं है खेती के लिए जितनी दूसरी मृदाएं होती हैं, जैसे जलोढ़ है, काली मिट्टी है, वो होती हैं। ठीक है, इसमें जो उत्तराखंड की मृदा है, इसमें आमतौर पे चूना और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, जबकि जीवाश्म की अधिकता इस मिट्टी में पाई जाती है। उत्तराखंड की मृदा का pH मान जो होता है आमतौर पे वो 5.5 से 6.5 के मध्य में होता है। ठीक है, यानी उत्तराखंड की मिट्टी थोड़ी सी एसिडिक होती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, आप जानते हैं pH मान में 7 से नीचे अगर कोई संख्या है तो वो ज्यादा एसिडिक है, 7 से ऊपर है तो वो क्षारीय है। तो उत्तराखंड की मृदा कैसी है? हल्की सी एसिडिक है, ज्यादा नहीं है। अगर संख्या पूछेगा, एक पेपर में संख्या पूछी गई थी 5.5 से 6.5, यह उत्तराखंड की मृदा का pH मान है। ठीक है,
मिट्टियों को लेकर के एक सवाल बन जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको भी साथ में नोट कर लीजिए। अब चलते हैं उत्तराखंड की मृदाओं के बारे में। सबसे पहले आती है तराई मिट्टी। तराई मिट्टी राज्य के दक्षिणी भाग में, खासकर देहरादून और उधम सिंह नगर वाले इलाके में हमें तराई मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो मिट्टी होती है काफी महीन कणों के निक्षेप से बनी होती है। कई बार मिट्टियों को लेकर जब आपसे सवाल बनते हैं तो कथन वाले सवाल बन जाते हैं कि बताइए तराई मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन देगा कि यह दक्षिणी भाग में पाई जाती है, दूसरा कथन देगा कि यह मिट्टी काफी मोटे कणों से बनी होती है। तब आपने कहना है कि नहीं, यह मिट्टी महीन कणों के निक्षेप से बनी होती है, यानी नदियों के साथ जो मलबा आता है तो जो बारीक कण आते हैं उनके साथ बारीक जो रेतीले कण आते हैं उनसे बनी होती है ये वाली मिट्टी। ठीक है, राज्य की अन्य मिट्टियों की तुलना में अधिक परिपक्व इसे माना जाता है, इसीलिए यह काफी अच्छी मानी जाती है खेती के लिए। इसमें कमी होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस की। ठीक है, आमतौर पे ओवरव्यू में देखेंगे तो उत्तराखंड की मिट्टियों में चूना और फास्फोरस की कमी होती है। तराई मिट्टी की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी इसमें भी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन दूसरी मिट्टियों की तुलना में यह अच्छी मानी जाती है खेती के लिए। यह गन्ने और धान की फसल के लिए उपयुक्त होती है। उत्तराखंड की जो टॉप 3 फसलें हैं जिसमें हमारा धान है, चावल है, गन्ना है, उन 3 में से 2 फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तराई मिट्टी होती है। सीधा सवाल बन जाएगा गन्ने की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तब आपने टिक करना है तराई मिट्टी। ठीक है, यह है तराई मिट्टी के नोट्स जहां से सवाल बन जाता है। ठीक है, कई सवाल बने हुए भी हैं कि यह कौन सी फसल के लिए उपजाऊ होती है, किस प्रकार के कणों से बनी होती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे भाबर मिट्टी के बारे में। तराई के बारे में पढ़ लिया, अब भाबर मृदा। तराई के उत्तर में और शिवालिक के दक्षिण में यह मिट्टी पाई जाती है। ये जो मिट्टी होती है यह कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से बनी होती है। जैसे एक तराई मिट्टी महीन कणों से मिलकर बनी होती है, ये बनी होती है मोटे बालू से, कंकड़ पत्थरों से मिलकर बनी होती है। इसीलिए यह मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, कृषि के लिए इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, जबकि तराई मिट्टी कैसी थी? तराई मिट्टी को कृषि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। गन्ना और जो धान है वो काफी अच्छी मात्रा में वहां पे होता है। भाबर की मिट्टी कैसे बनी होती है? कंकड़ पत्थर से बनी होती है, मोटे बालू से बनी होती है, कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। ठीक है, इसके बाद आती है टर्सरी मिट्टी। शिवालिक की पहाड़ियों और दून घाटियों में पाई जाती है। मुख्य तौर पे जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उनमें हमें टर्सरी मिट्टी देखने को मिलती है। यह हल्की बलुई और छिद्रमयी मृदा होती है, काफी हल्की होती है, छिद्रमयी मिट्टी होती है। शिवालिक और दून घाटियों में हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार की मिट्टी में वनस्पति और जैव पदार्थों की काफी कमी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फिर भी इसमें खेती की जा सकती है, कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद आती है क्वार्ट्ज मिट्टी। क्वार्ट्ज मिट्टी नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है और यह अनउपजाऊ मिट्टी होती है। क्वार्ट्ज मिट्टी को खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। कैसी होती है? अनुपयुक्त होती है, अनउपजाऊ होती है। ठीक है, इसी के साथ आती है ज्वालामुखी मिट्टी। ज्वालामुखी मिट्टी और क्वार्ट्ज मिट्टी दोनों नैनीताल के भीमताल के क्षेत्र में पाई जाती है। जो ज्वालामुखी मिट्टी है ये आग्नेय चट्टानों के टूटने से बनी होती है, कृषि के लिए इसे उपयुक्त माना गया है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक ही क्षेत्र में पाई जाती हैं, लगभग भीमताल के क्षेत्र में, नैनीताल में। दोनों में अंतर यह है कि जो क्वार्ट्ज मिट्टी है वो खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, जबकि जो ज्वालामुखी मिट्टी है इसे खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है दोमट मिट्टी। हल्की चिकनी और चूना लौह युक्त वाली ये मिट्टी होती है, कृषि कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। शिवालिक की पहाड़ियों के निचले ढालों पर पाई जाती है। शिवालिक पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? शिवालिक पहाड़ियों पर हमने अभी देखा टर्सरी मिट्टी। उसके जो निचले ढलान वाले इलाके हैं वहां पे हमें दोमट मिट्टी देखने को मिलती है। दोमट मिट्टी भी काफी अच्छी मानी जाती है कृषि के लिए। ठीक है, कृषि कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है और शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढाल पर यह मिट्टी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, दोमट मिट्टी भी काफी अच्छी उपजाऊ मानी जाती है धान और गेहूं के लिए, इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आती है चारागाही मृदा।
ऐसी मृदा निचले भागों में जल धाराओं के निकट नदियों एवं अन्य जल प्रवाहों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी निचले इलाकों में, नदियों के आसपास के इलाके में, या जहां पे जल प्रवाह हो रहा है उसके तटवर्ती इलाके में हमें चारागाही मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, नदियों के आसपास के इलाके में, निचले इलाकों में। ठीक है, इस मिट्टी को 5 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें मटियार दोमट है, अत्यधिक चूनेदार दोमट है, कम चूनेदार, गैर चूनेदार, बलई चूनेदार। ये पांचों किस प्रकार की मिट्टी के वर्गीकरण में आते हैं? चारागाही मिट्टी। कहां पर पाई जाती है चारागाही मिट्टी? यह निचले इलाकों में, नदियों के किनारे या जलधाराओं के किनारे, तटवर्ती क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, इसके बाद है भूरी लाल पीली मिट्टी। नैनीताल, मसूरी, चक्राता के निकट चूने और बलुआ पत्थर, शैल एवं डोलोमाइट चट्टानों से बनी यह मिट्टी पाई जाती है। इन इलाकों में पाई जाती है। चूना, बलुआ पत्थर, शैल, डोलोमाइट चट्टानों से ये बनी होती है। इसका रंग भूरा होता है, लाल होता है, कहीं कहीं पर इसका रंग पीला भी होता है। ठीक है, इसका ये जो रंग अलग अलग देखने को मिलता है, ऐसा धरातलीय चट्टानों एवं वानस्पतिक अवशेषों के कारण होता है। ठीक है, ये मृदा अधिक आर्द्रताग्राही एवं उपजाऊ होती है, यानी ज्यादा नमी वाली होती है, ज्यादा उपजाऊ भूरी लाल पीली मिट्टी को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है लाल मिट्टी। पहाड़ों की ढालों एवं या पर्वतों के किनारों पे, पर्वतों के किनारों पर जो मिट्टी देखने को मिलती है वो लाल मिट्टी कहलाती है। यह मिट्टी एक प्रकार की असंगठित मिट्टी है। असंगठित मिट्टी का अर्थ होता है कि मिट्टी एक रूप नहीं है, यह अलग अलग बनावट जैसे बजरी, चिकनी मिट्टी, गाद वाली मिट्टियों का मिश्रण है। अलग अलग पदार्थों का, अलग अलग प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण है लाल मिट्टी, जो उत्तराखंड के पहाड़ी किनारों पर, पहाड़ों की ढालों पर हमें देखने को मिलती है। लाल रंग मिट्टी का किस वजह से होता है? इसमें मौजूद फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो इसमें होता है, उसकी वजह से लाल मिट्टी यहाँ पे लाल होती है। ठीक है, इसके बाद है वनों की भूरी मिट्टी। वनों में जो हमें मिट्टी देखने को मिलती है आमतौर पे यह भूरी मिट्टी है। यह मिट्टी उत्तराखंड के अधिकांश वनीय भागों में पाई जाती है, यानी वनों से लगे हुए इलाकों में। इसमें जैव तत्व की अधिकता एवं चूना और फास्फोरस की कमी होती है। जैसा नॉर्मली उत्तराखंड की सभी मृदाओं में है, चूना फास्फोरस की कमी इसमें भी होती है। पूछ लेगा वनों में किस प्रकार की मिट्टी होती है, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, पीली मिट्टी, तो आप कहेंगे भूरी मिट्टी। ठीक है, इसके बाद है उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा। जो पर्वतीय छिछली मृदा है, इसको लेकर पेपर में सवाल बने हुए हैं। यह मृदा कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में मिलती है, यानी जहां पर वर्षा कम होती है उचले इलाकों में, वहां पर पर्वतीय छिछली मृदा हमें देखने को मिलती है। अत्यधिक शुष्कता एवं वनस्पति के अभाव के कारण यह बिल्कुल अपरिपक्व होती है। ये जो मिट्टी होती है, जैसे हम जानते हैं उचले इलाकों में, उत्तराखंड के जहां पर ग्लेशियर्स वगैरह पाए जाते हैं, वनस्पति वहां पर बिल्कुल नाममात्र की होती है, वर्षा वहां पर बिल्कुल नाममात्र की होती है, बर्फ वहां पर हमेशा रहती है। ऐसे इलाकों में पर्वतीय छिछली मृदा मिलती है। इसमें वनस्पति के अभाव के कारण ये बिल्कुल भी परिपक्व नहीं होती, यानी उपजाऊ बिल्कुल भी नहीं होती। इसकी परत काफी पतली होती है। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के इलाकों में यह मिट्टी देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह पर्वतीय छिछली मृदा हिमानी एवं हिमनदों में पाई जाती है, यानी ग्लेशियर्स वाले इलाकों में किस प्रकार की मिट्टी होती है, तब आप कहेंगे पर्वतीय छिछली मृदा। ठीक है, इसके बाद है उच्च मैदानी मृदा। यह मृदा 4000 से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले घास के मैदानों में पाई जाती है, यानी घास के मैदान यानी बुग्याल। तो बुग्यालों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आप कहेंगे उच्च मैदानी मृदा। शुष्क जलवायु, वायु अपक्षय, हिमानी अप्रदन के प्रभाव के कारण इन मिट्टियों में नमी की कमी यहाँ पे पाई जाती है। यह हल्की क्षारीय और कार्बनिक पदार्थों के उच्च मात्रा से युक्त होती है, यानी इसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसे अल्पाइन चारागाह मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी मिट्टी को अल्पाइन चारागाह मिट्टी कहते हैं? उच्च मैदानी मृदा। बुग्यालों में, घास के मैदानों में यह मिट्टी पाई जाती है। इसमें नमी की कमी होती है और इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा हाई होती है। ठीक है, इसके बाद है उप पर्वतीय मृदा। घास के मैदानों में तो हमने देखा कि उच्च मैदानी मिट्टी मिलती है। घास के मैदानों की निचले इलाकों में हमें उप पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है।
इसमें जीवाश्म अधिक होता है। इस मिट्टी की ऊपरी परत रेतीली और संगठित होती है, जबकि जो निचली परत होती है वह असंगठित होती है। यानी ऊपरी परत तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनी है, निचली में हमें मिश्रण देखने को मिल जाता है। ठीक है, इनका रंग लाल, भूरा अथवा पीला होता है। जैसे हमने ऊपर देखा था भूरी, लाल, पीली मिट्टी के बारे में, नैनीताल, मसूरी, चक्राता के क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐसे ही उप पर्वतीय मृदा है, ये भी इसका रंग जो होता है वो लाल, भूरा, पीला होता है। घास के मैदानों के निचले इलाकों में यह मिट्टी होती है। ठीक है, वर्षा की अधिकता के कारण इसमें आर्द्रता ज़्यादा होती है, यानी इसकी भी आर्द्रता ज़्यादा होती है, इसकी भी जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे जो ऊपर हमने भूरी, लाल, पीली मिट्टी के बारे में जाना, उसमें भी क्या था, आर्द्रता ग्रहण करने की शक्ति ज़्यादा थी और वह भी उपजाऊ थी, यह भी उपजाऊ है। ठीक है, यह भी वैसी ही होती है लगभग, बस वो हमारे नैनीताल, मसूरी, चक्राता के निकट वाले इलाकों में पाई जाती है। यह मिट्टी हमें घास के मैदानों के निचले इलाकों में देखने को मिलती है, उप पर्वतीय मृदा। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है, ये वाली मिट्टी भी पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड की मृदाओं से संबंधित जो नोट्स थे उनको यहाँ पे कवर किया। हमने टर्सरी मिट्टी के बारे में बात करी, हमने पर्वतीय छिछली मृदा के बारे में देखा, उच्च पर्वतीय मैदानी मिट्टी के बारे में हमने जाना, अल्पाइन चारागाहों मिट्टी के बारे में हमने जाना। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।